हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज से हम लोग बिहार दरोगा की 2020 में जो 2213 पदों पर वैकेंसी आई हुई थी, जिसका पीटी एग्जाम अब 2021 में होगा, उसके लिए एक नया टेस्ट सीरीज स्टार्ट करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस टेस्ट सीरीज में टोटल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। मेरा प्रयास है कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न कराया जाए, इसीलिए मैंने 50 क्वेश्चन का यह टेस्ट सीरीज आपके लिए लेकर के आया हूँ और डेली सुबह 8:30 बजे आपको यह टेस्ट सीरीज मिलेगा। आज थोड़ा सा विलंब हो गया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार दरोगा से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। फ्रेंड्स, आज का सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग लूसेंट जी के ऑब्जेक्टिव बुक को कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने 4 लेक्चर खत्म कर लिया है। अगर आपने अब तक उस सेशन से नहीं जुड़ा है तो प्लीज़ जुड़ जाइए। वैसे मैंने उन सभी वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, एक बार आप अवश्य देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता के विकास का प्राचीनतम काल था। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को और किस संस्कृति के नाम से जाना जाता है, तो हड़प्पा संस्कृति भी इसको कहा जाता है, क्योंकि सर जॉन मार्शल के निर्देश पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदवाई करवाकर इस सभ्यता पर प्रकाश डाला था। कब 1921 में खुदवाई करवाया था, किसने? तो ध्यान रखेंगे, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। सैंधव घाटी सभ्यता प्राक ऐतिहासिक, जिसको कि अंग्रेजी में प्रोटो हिस्टोरिक कहा जाता है, एवं कांस्य युगीन सभ्यता थी। यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, यह भी आप ध्यान रखेंगे। और सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत एवं पाकिस्तान के लगभग 1500 स्थलों पर पाया गया है। यह समूचा क्षेत्र त्रिभुज के आकार का है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रिभुजाकार। देखिए फ्रेंड्स, इस सेशन का कट ऑफ 36 रखा गया है। 36 यानी कि 36 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि बिहार की मैथिली भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। आप सभी को पता है कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख वर्तमान में है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। इसका भी आप ध्यान रखेंगे। और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में हुआ था। इसके तहत मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1833, ध्यान रखिएगा, इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर आप ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चाणक्य राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ठीक है, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो है यह बिहार के पटना में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। हो सकता है ये आपको नया प्रश्न मिला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मैग्नीलियम एक मिश्र धातु है जो कि किससे मिलकर के बना होता है। तो मैग्नीलियम जो बना होता है वो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और थोड़ा सा उसमें कॉपर और लोहा मिलाया जाता है। तो ऑप्शन में देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। तो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें मैग्नीशियम जो होता है ये 2% मिलाया जाता है और एल्युमिनियम जो होता है वो 95% मिलाया जाता है और 2 से 3% जो है इसमें कॉपर और लोहा मिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और मैग्नीलियम जो होता है काफ़ी हल्का मिश्र धातु होता है, इसीलिए इसका उपयोग जो है हवाई जहाज और तराजू के निर्माण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जिनमें से 292, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 292 जो थे ये ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 जो थे चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे और 93 जो थे ये देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। अब आप जोड़ दीजिए, 4 3 7 और 2 9। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए 9 9 18
और यहाँ 2 बच गया तो 289, 2 1 3 हो जाएगा क्योंकि हाथ में 1 आया था, तो 389। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 माफ कीजिएगा 21 में भारत का स्थान क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स जो है इसमें भारत का स्थान जो रहा है ये 84 रहा है। ध्यान रखिएगा कितना स्थान रहा है, 84 रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर जापान रहा है, दूसरे स्थान पर सिंगापुर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 कंप्लीट 15 प्रैक्टिस सेट को कवर किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा हम लोगों ने बिहार दरोगा पीटी एग्जाम के लिए 40 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को कवर किया हुआ है एडुटेरिया के अलावा। साथ ही साथ हमने 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, लगभग 1000 क्वेश्चन को हमने कवर किया हुआ है अलग अलग वीडियो में। सबका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत में राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा। और वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए, अपना स्कोर बताइए। देखिए बिल्कुल आपको एक नया यहाँ पर जो है सेट मिल रहा है, काफी अच्छे लेवल के प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना जो है स्वतंत्रता के पश्चात कब की गई थी, तो ये 4 अगस्त 1949 को की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसकी अध्यक्ष जो थे ये पीसी महालनोबिस थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म समुद्री जलधाराएं हैं। तो गर्म समुद्री जलधारा जो है इसमें से कौन सा है, तो ये है अग्लुहास और ब्राजील जलधारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अग्लुहास की तो यह हिंद महासागर की गर्म जलधारा है, और ब्राजील जो है यह अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। क्यूरोसो जो है, ध्यान से सुनिएगा, यह प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, और कैलिफोर्नियो जलधारा जो है यह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। उसी प्रकार कनारी जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, और वेनेजुएला जो है यह अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा ये भी है। उसी प्रकार हम्बोल्ट जो है यह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जेंडर गैप सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टोटल 153 देशों की सूची में भारत का जो स्थान रहा है वो 140वां रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, जेंडर गैप सूचकांक 2021 जारी किसने किया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। ध्यान रखेंगे भारत का स्थान 140 है। पहले स्थान पूछा जाए तो पहले स्थान पर आइसलैंड है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस नदी और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है। तो देखिए जायकवाड़ी बांध जो है यह कहाँ है, महाराष्ट्र में है। किस नदी पर है, तो गोदावरी नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पेरियार नदी पर इडुक्की बांध है और केरल में है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद रावी नदी पर ध्यान रखिएगा, रावी नदी पर कौन सा बांध है, रंजीत सागर बांध है जो कि पंजाब में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर की रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और किसने की थी। तो देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, तो आप ध्यान रखेंगे 1897 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1887 ईस्वी में विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना की गई थी। 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, और 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने किसकी स्थापना की थी, हिंदू महासभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स सेशन कैसा लग रहा है प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा। और देखिए आप लोग वीडियो को ना ही लाइक करते हैं और ना ही शेयर करते हैं। देखिए काफ़ी दुख लगता है, आपका एक शेयर जो है, एक लाइक जो है मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। इसीलिए फ्रेंड्स आपका एक पैसा नहीं लग रहा है, मैं आपके लिए फ्री में कंटेंट लेकर आता हूँ, वो भी काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल का। तो इतना तो आप कर सकते हैं, आपको उंगली चलाना है सर। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाफ्टा अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया। तो देखिए बाफ्टा का फुल फॉर्म बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं भी होगा, तो जिनको नहीं पता है वो जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। क्लियर। देखिए इस वर्ष 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो दिया गया है, ये दिया गया है नोमैडलैंड को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्कर अवार्ड भी इस वर्ष नोमैडलैंड को ही दिया गया है। देखिए यह बाफ्टा का जो कौन सा संस्करण था, इस वर्ष इसका 74वां संस्करण था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमैडलैंड को दिया गया है। उसके बाद अगर पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म, तो फ्रेंड्स ये सॉल को दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड जो दिया गया है
ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है एंथनी हॉपकिंस को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट को दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो देखिए भूमध्य रेखा को 2 बार जो काटती है यह कौन सी नदी है? कांगो नदी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगर बात करें हम लिम्पोपो नदी, तो यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। और माही नदी जो है भारत की, वह किसको 2 बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है? मिताक्षरा के लेखक जो हैं ये विज्ञानेश्वर हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विज्ञानेश्वर के बारे में थोड़ा सा आप जानेंगे। देखिए विज्ञानेश्वर और विल्हन, यहाँ मैं लिख देता हूँ, विज्ञानेश्वर और विल्हन, ये दोनों जो थे चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य छठे के दरबार में ये रहते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चालुक्य वंश के प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6 के दरबार में ये रहते थे, विज्ञानेश्वर और विल्हन। विज्ञानेश्वर की जो पुस्तक है उसका नाम मिताक्षरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश से लिया गया है? तो संसदीय विशेषाधिकार जो है किस देश से लिया गया है? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया से। देखिए ऑस्ट्रेलिया से और क्या क्या लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है, संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था ली गई है और संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद ब्रिटेन से क्या लिया गया है? ब्रिटेन से संसदनात्मक व्यवस्था लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है, अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स लिया गया है, मौलिक अधिकार, कनाडा से संघात्मक विशेषता ली गई है। पूछा जाता है कि भारत का संघवाद जो है किस देश के करीब है? तो ये कनाडा के है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए फ्रेंड्स, एक तो इस तरह से पूछा जाता है कि भारत के आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आज़ादी के समय कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। क्लियर हो गया। और 1857 की क्रांति के समय पार्म स्टोन थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? तो आपने हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में सुना होगा। ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है यह कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। इसी हाथी गुम्फा अभिलेख में पहली बार भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस अभिलेख में पहली बार भारतवर्ष का जिक्र किया गया है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। यह अभिलेख जो है यह भारत के उड़ीसा राज्य में है और उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास उदयगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कि कोणीय संवेग किसके बराबर है? तो कोणीय संवेग जो है यह किसके बराबर होता है? यह बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी मनुष्य का तापक्रम 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो फ्रेंड्स सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में रिलेशन आपको पहले भी मैंने बताया था। क्या होता है इसका रिलेशन? C/100 होता है इक्वल टू F-32/180 होता है। अब यहाँ C की वैल्यू दी गई है, आप यहाँ C की वैल्यू पुट कर देंगे कितना? 60। चलिए मैंने यहाँ 60 पुट कर दिया। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक इधर वाला जीरो कट गया, 18 से कितना होता है? 108 होता है। अब इधर 108 हो गया, इधर F-32 है, ये माइनस इधर आएगा तो +32 हो जाएगा। अब +32 इक्वल, अब देखिए F इक्वल टू कितना हो जाएगा? 108 + 32 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये रिलेशन आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है? फ्रेंड्स देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और महाजनपद, इनसे जुड़े जितने भी प्रश्न थे हमने लूसेंट जी के ऑब्जेक्टिव बुक से कवर किया हुआ है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। देखिए फ्रेंड्स, ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे जो है पवित्र नदी मानी गई है। किस नदी को? सरस्वती को। ऋग्वेद में गंगा का जो है 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है और ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा सर्वाधिक बार, तो सिंधु करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार और सबसे पवित्र नदी जो है ये सरस्वती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा कि एक विद्युत बल्ब जो कि 100 वाट का है, एक दिन में 10 घंटे उपयोग में लाया जाता है, तो 30 दिन में कितने यूनिट ऊर्जा व्यय होगी? तो ये भी तरीका मैंने बताया था, जो कुछ भी दिया हुआ है आप ऊपर सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 वाट का एक दिन 10 घंटे 30 दिन तक जलाया जाता है। ठीक है, 30 दिन में पूछा जा रहा है तो बटा आप कर दीजिए इसको 1000 से।
3 जीरो से एक जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ कट गया, खत्म। अब बचा कितना, 3 यहाँ बचा और 10 यहाँ बचा, तो 30 यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम यानी कि प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ था। तो फ्रेंड्स ये जो पारित हुआ था डेट सहित मतलब सन के सहित आपको याद रखना है कि कौन से सन में, तो याद रखेंगे 1881 में। 1881 में लॉर्ड रिपन के समय, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 1881 में ही लॉर्ड रिपन के समय पहली बार नियमित जनगणना करवाई गई थी। वैसे पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में करवाई गई थी। क्लियर है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे कि 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था, समाप्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की थी। ध्यान रखिएगा 1923 में इन्होंने किया था स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में, अब प्रयागराज नाम हो गया है। ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन में इलाहाबाद नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला जो अधिवेशन हुआ था इसका वो इलाहाबाद में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है। तो देखिए मौर्य काल में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका अर्थ मैं आपको समझा देता हूं। देखिए सबसे पहले ये सीता का मतलब होता था राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा अशोक के समय महाजनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। क्लियर है। उसके बाद देखिए स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली जो महिला होती थी उसको रूपा जीवा कहा जाता था। क्लियर। मार्ग निर्माण अधिकारी जो होता था उसको एग्रोनोमोई कहा जाता था। तो इन सारी पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। देखिए 26 नंबर की विश्व जल दिवस 2021 की थीम क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले जानिए कि विश्व जल दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। और 22 मार्च के दिन किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जरा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स इस वर्ष इसकी जो थीम रही थी वो रही थी वैल्यूइंग वाटर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिछले वर्ष क्या थी थीम, तो वाटर एंड क्लाइमेट चेंज थी 2020 में। 2019 में थीम था लिविंग नो वन बिहाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कोशिका के 4 अवयव में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है किंतु जंतु की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। तो देखिए जंतु की कोशिकाओं में जो है लवक नहीं पाई जाती है, ठीक है। जंतु की कोशिका भित्ति जो होती है ये सेलुलोज की बनी होती है, माफ कीजिएगा पादप कोशिका में जो है यानी कि जंतु कोशिका में जो है कोशिका भित्ति भी नहीं पाई जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। और लवक भी नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है यानी कि जो पौधे की कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति पूछा जाता है कि कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो काइटिन से बनी होती है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पपीते का रंग पीला किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। तो देखिए टमाटर का रंग जो है लाल होता है लाइकोपिन के कारण। मिर्च का तीखापन जो होता है ये कैप्सिसिन के कारण होता है। चुकंदर का जो रंग होता है वो विटामिन के कारण होता है। और पपीते का पीला रंग जो होता है वो कैरिका जेंथिन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस मुगल शासक ने जजिया कर को पुनः लागू किया था। तो देखिए फ्रेंड्स जजिया कर को समाप्त किसने किया था, तो ये अकबर ने किया था। कब किया था, तो 1564 ईस्वी में अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया था। और पुनः 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर को शुरू किया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब को जिंदा पीर और आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। देखिए रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है, तो रोवर्स कप और डूरंड कप पूछा जाता है, इनका संबंध जो है फुटबॉल से है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पद्मश्री सम्मान पाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी, तो पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त थी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन जिसको कि इंटरपोल कहा जाता है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ इंटरपोल, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1923 में। इसका हेडक्वार्टर जो है फ्रांस के लियोन शहर में है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और इस समय इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो किम जोंग यान है, यहाँ मैं लिख देता हूँ किम जोंग यांग हैं, ठीक है फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। ये साउथ कोरिया के हैं। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, तो देखिए मणिपुर जो है उत्तर में
नागालैंड से सीमा साझा करता है, दक्षिण में मिजोरम से, पश्चिम में असम से और पूर्व में म्यांमार से। तो नागालैंड, मिजोरम और असम, राइट आंसर नागालैंड, मिजोरम और असम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए सिलेक्शन डे पुस्तक किसने लिखी है, तो सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक जो हैं अरविंद अडिगा हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अरविंद अडिगा को 2008 में मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उनकी किस पुस्तक के लिए, तो व्हाइट टाइगर के लिए। और अरुंधति राय को ध्यान रखिएगा 1997 में ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल फैमिली डे, तो फ्रेंड्स ये प्रत्येक वर्ष 15 मई के दिन मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। 36 नंबर देखिए तबकात नासिरी के लेखक कौन है, तो फ्रेंड्स इसके लेखक जो हैं यह मिन्हास उल सिराज हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो तबकात नासिरी है इसको किसने समर्पित किया था, किसको, इसने सिराज ने, तो ये किसको किया था, कमेंट करके आप बताइए किसको किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ 14 से लेकर के आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक में फंडामेंटल राइट है, क्लियर। ये सभी जो फंडामेंटल राइट 12 से 35 तक में है, 14 से 18 में क्या है, 14 से लेकर के 18 तक में समानता का अधिकार है, 19 से लेकर के 22 तक में क्या है, स्वतंत्रता के अधिकार हैं, 23 से 24 तक में शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं, और 25 से 28 तक में जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि उमियम झील किस राज्य में है, तो उमियम झील जो है ये मेघालय में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो देखिए मैनचेस्टर जो है यह किस लिए फेमस है, तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। और जापान का मैनचेस्टर जो है कहा जाता है ओसाका को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, क्लियर। ओसाका भी वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। नागोया को क्या कहा जाता है, तो जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है। डेट्रॉइट जो है यह जहाज निर्माण उद्योग के लिए फेमस है, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए फेमस है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो देखिए राइबोफ्लेविन जो है यह विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, और विटामिन K का रासायनिक नाम जो है वो फिलोक्विनोन है। विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, विटामिन E की कमी से जो जनन क्षमता है, सेक्स पावर है, ये कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रत्येक खाली स्थान दिया हुआ है, यानी कि कितने वर्ष 5 न्यायाधीशों जो है अवकाश ग्रहण करते हैं, यानी कि सेवानिवृत्त होते हैं। थोड़ा सा इसमें संशोधन कीजिए प्रश्न में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रत्येक कितने वर्ष पर 5 न्यायाधीश जो है सेवानिवृत्त होते हैं या फिर अवकाश ग्रहण करते हैं, ठीक है। यहाँ अवकाश बना लीजिए, अवकाश ग्रहण करते हैं। तो टोटल देखिए अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, तो इसका फाउंडेशन कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा इसका फाउंडेशन जो हुआ था ये 3 अप्रैल 1946 को हुआ था, क्लियर। द हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें टोटल अगर बात करें तो न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है, जिसमें से कि प्रत्येक, ध्यान रखिएगा, 3 वर्ष पर 5 न्यायाधीश जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं, क्लियर। और जो न्यायाधीश होते हैं 15, इनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। इतने सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य में जनवरी 2021 में अपना पहला राजकीय पक्षी दिवस कलरव का आयोजन किया था। तो देखिए कलरव जो था इसका आयोजन बिहार ने किया था, और बिहार का यह पहला राजकीय पक्षी महोत्सव था जिसका आयोजन जमुई में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 43 नंबर देखिए सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। सार्क का फुल फॉर्म जान लीजिए, आपको वैसे पता भी होगा, मैं एक बार बता भी देता हूँ। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। और पहला इसका जो सम्मेलन हुआ था 1985 में ही ढाका में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका काठमांडू में है। टोटल इसमें कौन कौन से सदस्य देश हैं, तो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है और अफगानिस्तान है। टोटल 8 देश इसके सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए रेड डाटा बुक किस संस्था के द्वारा तैयार किया जाता है। फ्रेंड्स प्लीज़ अगर वीडियो को आपने अब तक नहीं लाइक किया है तो लाइक कर दीजिए। सेशन जब समाप्त होगा तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए रेड डाटा बुक जो है यह IUCN के द्वारा जो है तैयार किया जाता है। IUCN का फुल फॉर्म होता है यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर,
क्लियर। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। ध्यान रखेंगे, अंग्रेजी में और हिंदी में मैं भी लिख देता हूँ, ग्लैंड शहर में है। और पहली बार यह जो बुक है कब प्रकाशित की गई थी, तो 1964 में। और इसकी संकल्पना किसने की थी, तो सर पीटर स्टॉक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा के अनुमान के लिए प्रति व्यक्ति की जो आय थी प्रति माह कितनी थी। तो देखिए, तेंदुलकर समिति का गठन 2009 में किया गया था और तेंदुलकर समिति के अनुसार शहरी क्षेत्रों के लिए अगर 1000 रुपया प्रति माह से अगर कम किसी का इनकम है तो वो गरीबी रेखा के नीचे आता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर 816 रुपया प्रति माह से कम है तो वह गरीबी रेखा से नीचे आता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो देखिए फ्रेंड्स, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश जो है यह कोठारी आयोग ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और कोठारी आयोग की सिफारिश पर 1968 में, ध्यान रखिएगा, 1968 में इसको स्वीकार कर लिया गया था, परंतु यह धरातल पर नहीं लाया जा सका था। ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस विटामिन की कमी से हेमरेज होता है। तो हेमरेज जो होता है यह विटामिन के की कमी से होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी। तो पहली बार राष्ट्रीय नीति यह 2001 में अपनाई गई थी। अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो नाम इनका ध्यान रखिएगा, रेखा शर्मा जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 49 नंबर की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में शिशु लिंगानुपात पूछा जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में 972 शिशु लिंगानुपात है। ध्यान रखेंगे। सबसे कम हरियाणा में है। वैसे अगर सिर्फ लिंगानुपात पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा केरल में है और सबसे कम जो है ये भी हरियाणा में ही है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किस सभ्यता से है। तो ये जो मेलुहा शब्द का इस्तेमाल हुआ है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में, इसका मतलब सिंधु सभ्यता से है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। फ्रेंड्स 51 नंबर क्वेश्चन है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है नामक, यहाँ बना लीजिए, ये पुस्तक जो है किसने लिखी है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देकर बताएंगे। साथ ही साथ अपना स्कोर भी बताइएगा और आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा है सेशन में, कैसा आपको यह सेशन लगा है ये भी आप बताइएगा। कल फिर 8:30 बजे हम लोग सुबह में मिलेंगे।